तो मेरे को आज भी याद है, मैंने एक कैटलॉग बनाया और वो कैटलॉग दिखा के मैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में घूमता था उन्हें समझाने के लिए। वो बोलते थे ये कहाँ है, मैं बोलता मेरे पास में है, आएगा सर, आप पहले देखो तो ऑर्डर आप बनाओ इसका। तो बोलते नहीं इतना महंगा है, ये फ़ोटो देख के कौन लाएगा ये, बिकॉज हिंदुस्तान में था ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमने यहाँ पे लाया, फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने एक बिजनेस मॉडल के रूप में बनाया। कश्मीर लाइफ सीरीज़ आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ फील्ड से मुख्तलिफ़ लोगों को लाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हम आम लोगों से कतन डिफरेंट हो और जो कोई नई चीज़ हमको बता पाए। तो ये हम एजुकेशन में भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हमने एकेडमिक से भी बात की, हमने इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके हवाले से भी बात की। तो आज हमने एक यंग बिजनेसमैन को दावत दी है, उफैर एजाज़ किताबा। आप तो जानते होंगे किताबा श्रीनगर की एक मारूफ फैमिली है जो कई जनरेशंस के साथ बिज़नेस में है। तो इनकी जो तीसरी जनरेशन है उनमें से हमने उफैर को आज दावत दी है, जो कश्मीर मोटर्स के साथ वाबस्ता हैं, प्रमोटर है इसके। उफैर साहब, आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फिर शुरुआत इस बात से कर लेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि बिज़नेस की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक किस्म ये भी होती है एक तरह की बिज़नेस की, दादा बिज़नेस में था तो वालिद साहब भी बिज़नेस में आ गए, वालिद साहब बिज़नेस में थे तो बच्चा भी बिज़नेस में आ गया। तो आप उस सेक्टर से हैं, आप उस एरिया से हैं जिसमें आप तीसरी जनरेशन में हैं, थर्ड जनरेशन बिज़नेसमैन है। लेकिन हर जो मैं देखते आया हूँ पिछले कई बरसों से, जब नई जनरेशन एंटर करती है बिज़नेस में तो कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करती है। तो आपने कश्मीर मोटर्स की बिज़नेस में कौन सा नया इनकलाब लाया, कौन सी नई तब्दीली लाई, या कौन सा नया आइडिया लेके आप बिज़नेस में घुस गए? जी बिल्कुल, एक्चुअली आपने सही कहा कि मैं एक फैमिली बिजनेस से हूँ और आई एम द थर्ड जनरेशन इनटू बिजनेस। तो अक्सर क्या है, वर्ल्ड की 70% जो इकोनॉमी है वो फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है। यस। तो हम देखा जाए कि जो 70% इकोनॉमी चलती है वो ओन्ड बाय फैमिली बिजनेसेस ही है, छोटे और बड़े। अब क्या होता है कि फैमिली बिजनेसेस में अक्सर देखा गया है कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के बाद द बिजनेस गोज डाउन, विच इज़ द बिग चैलेंज इन ऑल दी बिजनेसेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन गोज डाउन है, ये एक चैलेंजिंग फेज रहता है। अब हम सुनते हैं कि हाँ जी बिजनेसमैन का बेटा है वो बिजनेस में जाएगा वो, बट असली हकीकत वो नहीं होती। असली हकीकत वो होती है कि अगर आपके पहले जो आपके लोग थे, मतलब जो आपके फोर फादर्स थे, वो बिज़नेस में क्या आपसे ज़्यादा मारूफ थे, और अगर वो आपसे ज़्यादा मारूफ थे तो आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है उस बिज़नेस में जाना। यस। क्योंकि you have to match the shoes which are very big. Yes, and you have to work in shadows. Yes, yeah, exactly, and you have to work in shadow. और इसके हमारे पास में बहुत एग्जांपल्स है all across India भी, मतलब कि उनके वालिद साहब बहुत मारूफ थे और फिर जो नई जनरेशन आई वो उस शैडो से बाहर ही नहीं आ पाई। एग्जैक्टली, विच मोस्टली हैपन। रतन टाटा चला गया टाटा से, तो टाटा पैसों तो कमा रही है लेकिन स्टेबिलिटी वही सारे लोग कह रहे हैं नहीं। हाँ, और ऐसी मतलब इवन एक्टर्स में हम इतना देखते, कोई मारूफ एक्टर है इतना बड़ा था, फिर उसका जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो उसकी शैडो से बाहर ही नहीं निकल पाई। तो ये अक्सर बिजनेस फैमिलीज़ में ये रहता है और जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाती। हमने अक्सर ये देखा होगा, हाँ वी टॉक अबाउट फैमिली बिजनेसेस डेवलपमेंट हुए, बट उनकी जो जर्नी होती है उस पर कोई बात नहीं करता। भाई क्या हुआ, कैसे, क्या, वॉज इट ईजी? And I would say if you are making your own path, it is not easy. Because you have your own people who have a lot of experience, उनको challenge करना वहाँ पे
नए रास्तों पे, तो वो भी आसान है। तो डिड यू एक्चुअली आपने कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया अपनी कंपनी में जो कल तक आपके वालिद साहब चला रहे थे? मैं आपको वो आप भी चला रहे हैं? जी जी जी, माशाल्लाह। मैं जब वापस आया इट वाज 2010। तो 2010 में जब मैं वापस आया, 11 में मेरा वो कॉलेज का था, आई केम बैक तो आई सॉ गैप इन द मार्केट। मैंने देखा कि बाहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, पुणे में देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन बाइक्स, स्कूटीज पे। मैंने यहाँ देखा वो कल्चर ही गायब था। वो कल्चर ही नहीं गायब था, वो इकोनॉमी में से एक सेगमेंट ही गायब था। मतलब अगर आपकी 40% पॉपुलेशन गर्ल्स की है और वो गर्ल्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी, आर नॉट एक्टिव सोशली, इकोनॉमिकली, तो वहाँ हमारा लॉस ही था। तो अब बात है इनको हम कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए आपकी डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में, मार्केट में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोबिलिटी। जो मोबिलिटी, एक इंडिपेंडेंस एक देना। और आई थॉट कि ये जो स्कूटी का एक माध्यम था, इट वाज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट जहाँ पे हम उनको बाहर ला सकते थे टू एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर हो गया, फिर एजुकेशन हो गया। तो आई स्टार्टेड इन दैट वे। तो 2011 में वी स्टार्टेड, वी टुक स्पेशल अप्रूवल्स फ्रॉम द कंपनी, जहाँ पे हमने उनको कहा कि जी ऑल अक्रॉस इंडिया ये काम ऐसे हो रहा है, गर्ल्स आर इनटू दिस सेगमेंट। हमारे यहाँ पे उसका वॉल्यूम 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी साल का था। हमने कहा कि हमें इस सेगमेंट में जाना है सर। तो दे वर रियली सपोर्टिव। दे सेड हाँ सर हो सकता है, आप बताइए हाउ विल यू लाइक टू स्टार्ट। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो बहुत एक मतलब इट वाज वी कैन से अगेंस्ट द current when you go. Yes, it was against the trend. हाँ, तो when we went against the current, इसमें बहुत सारे backlashes आए। मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक साल तो continuous we were working on it and we were pushed back। बहुत बारी ऐसा हुआ कि एक फैमिली ने अपनी बच्ची के लिए स्कूटी ले ली। उस दिन सैटरडे था, हाँ उस दिन सैटरडे था, संडे मंडे शाम को वो स्कूटी लेके वापस आ गए। बोला सर आप हमें 10,000 इसमें काट लो, पर आप ये गाड़ी वापस ले लो। हमने कहा क्या बात हो गई, कैसे? कहा सर हमें लड़की को इतना हैरेसमेंट होता है, आते जाते मोहल्ले में लड़की सीटियाँ मारते हैं, तो हमें ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तो आप ये मेहरबानी करके गाड़ी वापस ही ले लो। तो सच वॉज द एटमोसफियर एट दैट टाइम। तो फिर उसको बदलने में इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम एजुकेटिंग द बायर। और जो बच्चा था मतलब उसको अवेयरनेस, माँ बाप को अवेयरनेस, भाई हाउ विल इट इम्प्रूव द लाइफ। यहाँ ट्यूशन सेंटर्स पे था बच्चों का आना जाना, माँ बाप छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, बसों में धक्कम धक्का थी। तो वो सारी कहानी को हमने एड्रेस कहीं पे किया। और उन दिनों नया नया FM आया था, वी यूज्ड FM एज अ मीडियम। तो एक अच्छी अवेयरनेस कैंपेन हमने फॉर independence of women, how they can be economically independent, mobility उनकी कैसे improve होगी, they'll be more acceptable for the job if they can reach on time, अपना employability उनकी improve होगी। तो ऐसे ऐसे करके तो 2012 से हमें इसका रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। उसके बीच में वो झगड़ों का एक एपिसोड हुआ, तो जहाँ टोटल कोलैप्स हुआ, हमारा मोरल भी बहुत डाउन हुआ, बट वी स्टार्टेड फाइटिंग अगेन। तो देयर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि ये इस जगह के लायक है ही नहीं, मतलब ये इट इज़ नॉट द मार्केट। बट देन वी वर्कड ऑन इट, काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारे अपोजिशंस आए सोसाइटी से, XYZ जगहों से, बट वी चेंज आवर कैंपेन, उसको चेंज किया, बच्चों को समझाया, स्कूल बाय स्कूल जाके, कॉलेज से कॉलेज जाके, गर्ल्स कॉलेज वहाँ अवेयरनेस दे दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक एक्सेप्टेंस आ गई। और आज की डेट में आप देख रहे हैं द गर्ल पॉपुलेशन ऑन स्कूटीज। आज की डेट में अगर मैं भी
कभी शाम को गाड़ी में वापस आता हूँ ऑफिस से, मैं आई सी अ गर्ल राइडिंग अ स्कूटी और उसके पीछे उसकी माँ सब्जी का वो शॉपिंग बैग लेके बैठे होते, तो आई फील रियली हैप्पी। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें हर सोसाइटी में, ये ऐसी बात नहीं है कि हम थर्ड वर्ल्ड एरिया से हैं तो इसमें नहीं रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस ह्यूमन्स आर बाउंड रेजिस्टेंट चेंज, चलता है चलने दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामला क्या होता है कि व्हेन वी शिफ्ट, व्हेन वी मेक इंटरवेंशंस, तो इंटरवेंशंस के बहुत सारे टूल्स होते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा टूल होता है, मतलब क्योंकि यू आर इन बिजनेस एंड यू हैव टू सेल अ प्रोडक्ट फॉर विच यू हैड ऑलरेडी लोकेटेड अ गैप। तो उसमें आपने कंपेन कैसे किया? जब भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में डालते, पहला जो चीज़ होता है जो आप देखते, यू आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट। भाई गैप कहाँ पे, फिर उस गैप को आप कैसे फिल करोगे। ये गैप ऐसे भी फिल ना हो कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। यस, बिकॉज द लार्जर पिक्चर इज द सोसाइटी एंड दैट इज योर मार्केट। तो हमने जो कैटेगरी इसकी देखी, जो वुमेन्स कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, 10+2 के स्कूल्स थे, हमने वहाँ से कैंपेनिंग स्टार्ट की। हम वहाँ गए, हमने अवेयरनेस के लिए, स्कूटी लर्निंग के लिए वर्कशॉप्स डाले, तो बच्चों को गाड़ी दिखाई, भाई कैसे चला सकते हैं आप लोग, आप इसके फ़ायदे क्या है। फिर उनके माँ बाप से काउंसलिंग सेशंस ले लिए फ़ोन पे। वी हायर्ड इंटर्न्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, उनसे कॉलिंग करवाई उस टाइम। माँ बाप से शाम के मेरे को याद है कि शाम के 6 बजे हम कॉलिंग लगाते थे। यही अगस्त का टाइम था, तो 6 बजे हम कॉलिंग लगाते थे। उस टाइम उनके घर वाले आए होते थे घर, फिर हम उनको समझाते थे भाई इसका फ़ायदा क्या है, कैसे बेनिफिट होगा, आने जाने में आसानी क्या है। फिर एक बड़ा जो इम्पेडिमेंट हमें आया वो था फाइनेंस का। तो गर्ल्स को फाइनेंस अवेलेबल नहीं था। फिर बहुत उसको फॉलोअप करने के बाद जेके बैंक से हमें एक स्कीम बनी, स्कूटी फाइनेंस। वो एक स्कूटी ही नाम से स्कीम भी बनी, स्कूटी फाइनेंस। तो स्कूटी फाइनेंस वो मेनली फॉर गर्ल्स, जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट 500 का था, 599। तो वो एक गेम चेंजर बन गया वहाँ पे। तो डाउन पेमेंट कुछ 6-7 हज़ार थी और 600 तो आपकी ये इंस्टॉलमेंट था। तो ये जब मार्केट में आया तो ये बहुत एक्सेप्टेबिलिटी आई इसकी मार्केट में, और गांव शहर पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। तो आहिस्ता हम देखते गए इसका जो मार्केट है 400% बढ़ा मार्च में। जब 2012 के मार्च में हम एंटर हुए, जो हमारा वॉल्यूम था साल का, उसको हमने लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर किया YOY से, तो YOY पे हमारा 400% ग्रोथ रेट रहा। और उसके बाद में बाकी कंपनीज आ गई जो अपोनेंट्स थे, कंपटीटर्स थे, दे आल्सो जंप्ड इन ऑब्वियसली, एंड द मार्केट एक्सपैंडेड। तो आज की डेट में भी वी आर डूइंग गुड नंबर। अब तो इवन बॉयज आर टेकिंग स्कूटीज। पहले तो लड़के शर्माते थे स्कूटी पे बैठने से, तो अब तो इवन बॉयज हैव स्टार्टेड टेकिंग स्कूटीज एंड इट हैज़ ओपनड अप द मार्केट, और मार्केट भी बढ़ गया। अभी तो आप देखिए कितने सारे वर्कशॉप्स खुले, छोटे छोटे सेंटर्स खुले हैं, शॉप्स खुले हैं जो सिर्फ स्कूटी बेचते हैं। द मार्केट ऑल्सो एक्सपैंडेड। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, इस मौके पर थोड़ा सा हम वक्फा ले लेंगे, एक मुख्तसर वक्फा, तो उसके बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो फिर सब मुझे ये बता दीजिएगा
इससे पहले कि हम आपके बिज़नेस के बाकी तजुर्बात की तरफ जाएं, बाकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, थोड़ा सा मुख्तसर आप बता दें। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या आप मैनेजरियल बैकग्राउंड से हैं? आपने पढ़ा क्या? जी मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरा मास्टर्स है मैनेजमेंट में और उसके बाद मेरा एक स्पेशलाइजेशन आप बोल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से है, जज बिजनेस स्कूल से, जिसके बाद आई हैव वर्कड इन अ मल्टीनेशनल। 1-1.5 साल मैंने मल्टीनेशनल में ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया बाहर एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। तो जहाँ मैं नागपुर, नासिक, वासिक ये एरियाज देखता था। तो उसके बाद जाके आए joined the company that your great grandfather has founded. Yes. I was very fortunate that I had the opportunity to stand here. और मेरा भी मतलब इंटरेस्ट था कि आई शुड डू समथिंग इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द लैंड। तो वही सोच के साथ हमारी जो कंपनी भी है, तो वी आर अ वेरी कम्युनिटी ओरिएंटेड कंपनी। आप देखते होंगे कि मतलब बहुत जगहों पे ऐसे काम होते जो पीपल वांट टू ऑपरेट देमसेल्फ एंड डू देमसेल्फ, बट वी हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर अ सोल्यूशन जहाँ कम्युनिटी बेनिफिट होती है, तो चाहे वो हमारा कोई भी शोबा रहा हो। ये नाज़रीन, यहाँ ये बात जानने की ज़रूरत है कि जब हम तिजारत की बात करते हैं, तिजारत बड़ा अहम शोबा है, अहम एक्टिविटी होती है हर लाइफ की, हर सोसाइटी की और तारीख में हर एज की। लेकिन फोकस अपेरेंटली तो ये रहेगा कि वेल्थ क्रिएशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन पैसा वो तो बेसिक है ही, कमाना तो है ही, क्योंकि खर्चना भी है, एक्सपेंड भी होना है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि बिजनेसेस कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली। पहले अवेलेबिलिटी की बात होती है, उसके बाद बहुत सारे लोग, क्योंकि कोई भी बिजनेस किसी भी फैमिली की हो, वो फैमिली खुद ही बिजनेस नहीं चला सकती, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। और जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनकी एक्सपीरियंस और स्किल उनका वो इम्प्रूव होता है। हो सकता है कि वो कल उस कंपनी में काम करना ना चाहें, दूसरी में जाएं। तो ये बिजनेसेस हर सूरत में, हर जगह और तारीख के हर दौर में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। खैर, ये जो इनकी कंपनी है, इनके वालिद साहब की कंपनी जो शुरू हुई है, तीसरी जनरेशन में है, तो इनका एक कंट्रीब्यूशन जो मेरे हिसाब से, मैं काफ़ी टाइम से बिज़नेस ओवरसी कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का रहा है कि जिन्होंने मैनुअल एग्रीकल्चर को एनकरेज किया मैकेनिकल एग्रीकल्चर में जाने के लिए, जो बेसिकली बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे इनोवेशन हैं, तो वो सब ग्रेजुअली उन्होंने एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दी। तो फिर साहब मुझे बता दीजिए, जो आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वाला शोबा है, आपकी कंपनी वर्टिकल ही नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल है, इसके बहुत सारे शोबे हैं, डिफरेंट हैं, स्लाइवर्स हैं। तो इसमें ये जो आपका एग्रीकल्चर वाला हिस्सा है, ये कितना बड़ा है और अभी तक आपके तजुर्बात क्या है फैमिली के? सर, एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सालों से, वी आर हियर फ्रॉम 89। यस। तो 89 में हम एग्रीकल्चर एंड पावर प्रोडक्ट्स में आए, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। यस। हमारे ऑर्चर्ड्स है, हमारा पैडी फील्ड्स है, तो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सेगमेंट है ये। और ये ऐसा सेगमेंट है विच विल नॉट डाई। ये दिन ब दिन बढ़ेगा इंशाल्लाह। और हम देख रहे हैं कि जैसे एप्पल प्रोडक्शन भी बढ़ने की कगार है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो मैकेनाइज करना इसको बहुत इम्पोर्टेंट था। और ऑल दीज कंपनीज हु आर बेस्ड इन जापान, दे हैव दिस आउटलुक टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड इंडिया ऑन द होल, क्योंकि इंडिया भी पहले एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही थी। तो उन्हीं एंगल्स पे हम भी यहाँ पे काम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का भी ह्यूज सपोर्ट रहा है इन ऑर्डर टू सब्सिडाइज इक्विपमेंट है, फर्टिलाइज़र है आपका, तो गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है इतने साल, तब जाके एग्रीकल्चर फील्ड इतना बड़ा है। हम मेनली जो पावर इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर पावर इक्विपमेंट, आप मानी टिलर्स है, ट्रैक्टर्स है, पंप्स है, वीडर्स है,
स्प्रेयर्स है, तो हम इन कैटेगरीज में है। और मैं आपको कहूँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां का फार्मर हमारा इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। वी हैव मोर देन 15 लाख लॉयल एग्रीकल्चर कस्टमर्स ऑल अक्रॉस द वैली। तो जम्मू कश्मीर दोनों जगहों में मैं आपको बोलूँ, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते, शोपियान, कुलगाम जो एरिया है, जो एक एप्पल बेल्ट है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग रही है, इवन सोपोर में। और आहिस्ता आहिस्ता मैकेनाइजेशन इतना बढ़ गया है कि अब हार्डली आप कहीं हैंड टूल इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। इवन आज की डेट में वी आर इवन एडवांसिंग अहेड। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ ड्रोन से फर्टिलाइजेशन हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और हमारे कुछ काउंटर पार्ट्स है जो आउटसाइड इंडिया है, जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में है। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टू अभी जो मैकेनाइज्ड हुआ उसको कैसे हम एडवांसमेंट में लेके जाए। तो ड्रोन फार्मिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ स्कॉस्ट में भी, बड़े बड़े लेक्चर्स हुए उस पर, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो हम मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। यस। तो हाँ, कहीं हद तक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दैट, आई वुड से। इन सालों में, 20-25 सालों में, स्पेशली विद होंडा, तो एक बहुत सेगमेंट खींच लिया है, जहाँ पे आपकी वीडर्स, अब तो गद वीडर गया है गाँव में। और आप मानो जो छोटी सी कैरी होती थी उसमें हम शायद एक सीज़न देख लेते थे बस, अब हम उसमें 2-2 सीज़न, 3-3 सीज़न भी निकाल लेते हैं। तो किचन गार्डन्स है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है हमारे यहाँ। तो हाँ, एग्रीकल्चर हैज़ बेनिफिटेड द कम्युनिटी एट लार्ज एंड अस ऑल्सो to greater extent. By the name of JK Stationers, we are mostly popular in the villages. If you go, एग्रीकल्चर के साथ साथ पावर भी उसका एक हिस्सा है, जो हम जेनसेट्स देखते हैं, तो उनमें भी हमारा मार्केट शेयर बहुत, मतलब आप मानिए मोर देन 60-70%। मेन बड़ी कंपनियां कौन कौन हैं जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जो है आपका होंडा है, yes. आपका एसपी है, आपका होंडा एसपी तो मेन है, विच cater to 70-75% ऑफ द मार्केट। बाकी जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है इन द मार्केट, वो चाइनीज़ है मेनली। तो चाइनीज़ इक्विपमेंट इज़ नॉट दैट सुपीरियर इन द मार्केट, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पीपल नेगोशिएट ऑन चाइनीज़। एंड कुछ इंडियन कंपनीज और भी हैं, VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स है, जो इसमें आपके एग्रीकल्चर में है। और भी कई सारी कंपनीज अब आई हैं जो पावर इक्विपमेंट्स में जा रही हैं, और इट इज़ अ बिग फील्ड। मैं आपको आज भी कहूँ कि शायद ही एग्रीकल्चर से बड़ा महकमा यहाँ पे कोई है, और शायद ही एग्रीकल्चर से बड़ी इकोनॉमी हमारे पास में कोई है कश्मीर में। फिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वेरी रिसेंटली, नॉट सो रिसेंटली एग्जैक्टली, एक्चुअली आप थोड़ा टूरिज़्म में भी गए, जहाँ आप मोबिलिटी देखते हैं, क्योंकि एडवेंचर टूरिज़्म की अपनी मोबिलिटी होती है, राइट। स्पेशली वी आर स्नो स्पेस, हमारे यहाँ बर्फबारी होती है, स्कीइंग होती है, बहुत सारे, एक पूरा बास्केट है हमारे यहाँ खेलने कूदने का। तो इसकी कहानी क्या है और आप करते क्या हैं उसमें? जो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपने कहा, इट वाज माय ड्रीम बैक इन 2013। तो जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आया यहाँ पे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, तो आई सॉ कि हम जब भी गुलमर्ग जाते, हम स्कूल में होते थे, तो हम गुलमर्ग जाते और वहाँ घोड़े पे राइड कर लेते और खाना खा के वापस आ जाते थे। तो दिस वाज द काइंड ऑफ एक्टिविटी आवर डेस्टिनेशंस हैड। विंटर्स में स्कीइंग हो जाता था, पर बाकी जो स्कीइंग डेस्टिनेशन नहीं थी, वहाँ तो बस आप गए, खाना शाना खा लिया, वापस आए। तो व्हाट वाज देयर कि हम जब देखते हैं कि हम इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं, सो वी नीड द टूरिस्ट टू स्पेंड मनी। टूरिस्ट विल स्पेंड, लोकल विल अर्न, वैसे ही काम बढ़ता है। और जब तक आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी कि नहीं, आपकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी? तो
आई सॉ कि वहाँ पे हमारे पास कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं थी, और बाहर वाली कंट्रीज़ में दे यूज़ मैनी इक्विपमेंट्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसमें से मैंने 3 इक्विपमेंट्स उस टाइम पे शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे। वो एक ATV था, स्नोमोबाइल, स्नो स्कूटर नाम से जाना जाता है, और जेट स्कीज़, जो पानी में जो जेट स्कीज़ वाटर स्कूटर लगता है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने 2013 में आइडेंटिफाई किए थे। और आई स्टार्टेड, मतलब ये इम्पोर्टेड था, इंडिया में था नहीं, और मैं आज तक इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने भी बस फ़ोटो पे ही देखा था। तो मेरे को आज भी याद है, मैंने एक कैटलॉग बनाया, और वो कैटलॉग दिखा के मैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में घूमता था उन्हें समझाने के लिए। वो बोलते थे ये कहाँ है, मैं बोलता मेरे पास में है, आएगा सर, आप पहले देखो तो, ऑर्डर आप बनाओ इसका। तो बोलते नहीं, इतना महंगा है ये, फ़ोटो देख के कौन लाएगा ये, बिकॉज हिंदुस्तान में था ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमने यहाँ पे लाया, फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने एक बिजनेस मॉडल के रूप में बनाया, एक कॉन्सेप्ट को। और एक लोकेशन जैसे गुलमर्ग था, वहाँ पे उस टाइम हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उमर साहब का एक विजन था कि भाई यहाँ पे ऐसा हो। तो हमारा और उनका विजन शायद कहीं पे कोलाइड हो गया, एंड वी केम अप विद दिस, भाई यहाँ पे ATVs और स्नो स्कूटर स्टार्ट हो सकते। तो जब आपने पहले भी कहा कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई चेंज आती है, बहुत वहाँ से लोगों का उसके अगेंस्ट रहता है कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मेरे को अच्छे से याद है, जब हमने वो स्टार्ट किया तो गुलमर्ग में एक बड़ी पॉपुलेशन, उमर साहब आए थे इनॉग्रेशन के लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन आ गई उसके आगे देखने के लिए, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो बोलने का कोई मौका ही नहीं देता था भाई कि इससे आपका फ़ायदा है। तो बहुत हंगामा हुआ उस टाइम पे। पर जैसे जैसे फिर हम मार्केट में आए, लोगों को समझाया, उस टाइम तो JK बैंक भी इसकी फाइनेंसिंग नहीं मानता था, भाई वी विल नॉट गिव फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, सब्सिडी स्कीम, 50% सब्सिडी ऑन दिस इक्विपमेंट, और पहली कुछ 20-25 गाड़ियाँ उस स्कीम में गई। तो जैसे ही ये मार्केट में आया, बहुत अपोजिशन आई घोड़े वालों से, वहाँ टैक्सी यूनियन से, लॉट ऑफ यूनियंस अपोज्ड इट, भाई हम नहीं चलने देंगे, ये हमारी रोजगार। बट इट वॉज अ अपग्रेडेशन फ्रॉम पोनी टू ATV। जैसे ही उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो जो पोनी वाला महीने का 3000 रुपया कमाता था, इस ATV लाने के बाद हमने पहली ATV हमने खुद फाइनेंस की, सेल्फ फाइनेंसिंग पे दे दी। उसके पास में हार्डली कुछ 40,000 थे बस, और ATV का कॉस्ट 8.5 लाख था। तो ये बात है 2013 की। तो जब हमने पहली ATV उनको दी, और पहली ATV वहाँ गुलमर्ग में गई, तो उसकी इनकम पर डे 10,000 बनी। तो जो बंदा एक महीने का 3,000 कमाने के लिए घोड़ा लेके घूमता था दिन भर, उसकी कमाई 3,000 से महीना 10,000 पर डे बनी। तो उसकी तो लॉटरी निकल गई, उसकी तो लॉटरी निकल गई। तो जब ये हुआ तो 10 दिन 20 दिन हो गए, तो वो वापस आया। उसने कहा साहब, एक से काम नहीं चलेगा, आप मेरे को कम से कम एक और गाड़ी पे फाइनेंस दे दो। हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर है 20 गाड़ियों का अभी सब्सिडी पे, आप हमें एक और गाड़ी पे ऑर्डर। हमने कहा बहुत महंगा है, इम्पोर्ट सामान है। तो हम JK बैंक के पास गए। JK बैंक ने साफ इनकार किया, बोला सर ये पोनी वाला, उसको हम फाइनेंस नहीं दे सकते, इनका ना पैन कार्ड है, ना आधार कार्ड, वो ना कार्ड है इनका, वो तो हम इनका कोई ऐसा फाइनेंस 8 लाख रुपए का नहीं दे सकते। मजबूर होकर हमने स्टेप उठाया, हमने खुद से उनको फाइनेंस दे दिया। कंपनी सपोर्टेड अ लॉट, हमने उनको खुद फाइनेंस दे दिया। तो वहाँ 2 गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो गई, मारा मारी वो सब ये सब हुआ पहले वो है। तो बट गवर्नमेंट का भी एक ये विल थी कि भाई नहीं, सक्सेस करना। तो आज तक 2 से 4, 5 से 8, 10 जैसे जैसे बढ़ता गया। तो वो जो गांव था, मेरे को अच्छे से याद है, जहाँ पहले स्टार्ट हुआ वो फैरोजपुरा गांव था। आज आप देखोगे फैरोजपुरा गांव के मैक्सिमम लोग इस काम में है, और मैक्सिमम हाउस होल्ड की इनकम यहाँ से आती है, क्योंकि इट गॉट मैनी फोल्ड, ये बढ़ता गया। और
इनकम भी आती, क्योंकि जो टूरिस्ट ने तो हिंदुस्तान में देखा ही नहीं था, तो वो यहाँ बर्फ़ के पहाड़ पे बैठा हुआ है, वो बर्फ़ में से जहाँ वो जा नहीं पाता था, आज वो ATV पे पहाड़ों में घूम रहा है। तो इट वॉज ए एडवेंचर विच केम इनटू प्ले वहाँ पे। जिस बंदे को हमने फाइनेंस किया था उसने 6 महीने में सारा पैसा उतार दिया। अब आप बताइए ऐसा कौन सा काम था टैक्सी का या कोई जो 8 लाख का लोन 6 महीने में उतार देता। तो ये एक वहाँ मतलब बोलते ना कि टेबल्स टर्न्ड। स्नो स्कूटर्स थे पहले भी थे हमारे यहाँ, सरकार ने पहले खरीदे थे। स्नो स्कूटर 95 में इंपोर्ट हुए थे गवर्नमेंट के लिए 2, और फिर उसके बाद में कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगे थे। एक स्नो स्कूटर व्हेन वी गॉट तो 11.5-12 लाख में एक था, और 2013 में 12 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था। मतलब 12 लाख में स्कॉर्पियो आ जाती थी। तो लोग बोलते थे हम ये क्यों लाए, हम स्कॉर्पियो ले आएंगे। बट जो स्नो स्कूटर जिस बंदे ने पहली बार लाया यहाँ पे ले लिया, तो वो जब भी मेरे को मिलता है आज भी वो बोलता है मुफैद साहब, जब मैं पहले मैं अकेला था ऊपर, वो बोलता था कि मेरे को पैसा रखने के लिए जगह नहीं होती थी, शाम को मैं पैसा कहाँ डालूं, मैं उसने फैनस जैक्टस आसान जाई थामनस। वो क्या होता था, गंडोला जो था, गंडोला ऊपर आपका लेके जाता है एग्जैक्टली टूरिस्ट को, तो ये फिल्टर होके टूरिस्ट आपके पास में आता है ऊपर, जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी है 500-800 रुपया, एंड ही कैन स्पेंड ऑल्सो। तो वो जब फिल्टर होके ऊपर आया, टूरिस्ट एक ऐसा सेगमेंट है उसको लोन निकालने की जरूरत नहीं है, वो पैसा लेके आया है खर्चने के लिए, आप एवेन्यूज बताओ ही विल स्पेंड। और ये एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट का भी था, एडवेंचर का भी था। आज की डेट में 400 हाउस होल्ड है टंगमद गांव के जो इसमें एम्प्लॉयड है, 400 हाउस होल्ड स्नो स्कूटर एंड ATV जो इस काम में वाबस्ता है, चाहे पार्टनरशिप पे है कुछ, 400 घर इस पे चलते हैं, जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है सर। और घोड़ों का बिजनेस भी मुतासिर नहीं है सर। देखिए, जो लोग घोड़े पे चलना चाहते वो घोड़े पे चढ़ते, जो लोग कॉफ़ी पीना चाहते वो कॉफ़ी पीते, जो लोग कहवा पीना चाहते वो कहवा भी पी लेंगे। तो मार्केट कैन ओनली एक्सपैंड, इट कैन नॉट सैबोटाज, इट एक्सपैंड्स। आप उन्हें ऑप्शंस देते हैं। और टूरिस्ट कश्मीर आता है, लाइफ में एक बार ही आया, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड, वो बोलता है यार लाइफ टाइम का है, मैं इसका भी मज़ा ले लूँगा। ATV राइड के बाद बहुत बारी मैंने देखा है टूरिस्ट खुश होकर स्नो स्कूटर राइड के बाद वो 500 एक्स्ट्रा देता था, आप ले लो। तो स्नो स्कूटर आपने आज तक सोचा था 10 साल पहले कि आप अफरवट के पहाड़ों पे घूमेंगे? इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज ड्रीम। और वो हमने करके दिखाया यहाँ पे। जो टंगमद के लोग हैं, जो बाबा ऋषि के लोग हैं, जो इसमें जुड़े और उनने इस काम को वैसे संभाला, मतलब एक बैलेंस लेके संभाला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और कैसे इसको एक एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू बनाया, फिर वहाँ पे बिजनेस मॉडल बना, एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। आज की डेट में आई डोंट नो हाउ वायबल गंडोला इज, I can't comment on that. It is making 100 crore a year. How much money it is saving, I don't know, and how much employment it is giving. Generating, yeah. But I can tell you, ATVs and snowmobiles are generating equal. That I can say. क्योंकि टारगेट सेगमेंट वही है आपका। जहां आपकी लाइन गंडोला की मेन गेट तक लगती है, ऊपर जाके उस लाइन का 20% तो कन्वर्जन होगा सर। एग्जैक्टली। तो अगर जो हमारी कैलकुलेशन है कि गंडोला दिन का 25 लाख का टर्नओवर देखता है, मोटा 3750 टूरिस्ट पर डे, 3750 में से अगर हम 30% भी ले ले, हालांकि ज्यादा जाएंगे क्योंकि दे हैव कम फॉर एक्सपीरियंस, उसका हम 30% कन्वर्जन ले लें, दैट इज हाउ मच, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1100 अगर आपके इन लोगों के पास जाते हैं हु गिव एडवेंचर सर्विसेज,
दैट इज द ह्यूज मनी। यस, नो हाउ यू सी नाउ ज़ेडमो टनल तो शुरू हो गई, बिल्कुल, अब उसकी वजह से सोनमर्ग एक्सेसिबल हो गया। हाँ। तो हाउ यू सी दिस मार्केट इन सोनमर्ग इन सर आई वुड से जो गुलमर्ग मार्केट बना, इट इज अ सैचुरेटेड मार्केट नाउ। अब वहाँ पे हमें ज़्यादा वो गाड़ियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वी शुड हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर नाउ। बट जैसे ज़ेडमो टनल की आपने बात की, वी रिसेंटली हैड अ बिग फंक्शन देयर, जहाँ पे हमने एक स्नो मोबाइल का इनॉग्रेशन कर लिया। सर वो ज़ेडमो ही नहीं है, वो उससे आगे तक मार्केट आपका खुल गया है। इट इज़ नॉट ओनली सोनमर्ग, सोनमर्ग से 10 किलोमीटर आगे तक मार्केट बना है अब सर। और वी हैव टू हैव इक्विपमेंट्स देयर, बर्फ को ग्रूम करने वाली मशीनें, बीटर, ग्रूमर, जो उसको एक डेस्टिनेशन लेवल पे लेके जाएंगी। वी शुड हैव एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द स्काई देयर। Gulmarg mein we have spent these 40-50 years in the development. Now it is the time for Sonmarg to develop, and believe me, the mountains of Sonmarg, what we have there, that can add to the economic development of a state. यहाँ पे आज जहाँ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, सरकार अपनी स्पेंडिंग्स लिमिट कर रही है। अगले साइड पे व्हाट वी हैव अ न्यू मार्केट ओपनड अप, जहाँ पे टनल हमें सरकार ने दे दी। द मार्केट हैज़ ओपनड अप, सोनमर्ग हैज़ ओपनड अप फॉर टूरिस्ट नाइट स्टे, डे टूरिस्ट। व्हाट वी वांट देयर, वी वांट मैक्सिमम लोकल्स टू एम्प्लॉय देमसेल्व्स देयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, इन इक्विपमेंट्स को लेके जाए, नई नई सर्विसेज डाले, जहाँ पे पैसा बनेगा और वही पैसा रोटेट होगा सर। वहाँ पे जो टूरिस्ट के पास आज विंटर डेस्टिनेशन एक थी यहाँ पे गुलमर्ग, नाउ ही विल स्पेंड 40-50,000 मोर। वो एक नाइट और वहाँ पे स्टे करेगा, वहाँ इक्विपमेंट्स यूज़ करेगा, वहाँ एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं ऑन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़ एंड स्पॉट्स। कुछ ही दिन पहले DC जो शुपियन है, दे हैड पुट इन अ बिग विंटर कार्निवल शो वहाँ पे। दुबजन पहली बारी में लाइफ में वहाँ गया, कश्मीरी होके मैं पहली बारी दुबजन गया, पीर की गली गया, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ मैग्निफिसेंट। हमारे पास आई डोंट थिंक हमें किसी फैक्ट्री की ज़रूरत है, वी हैव सो मच अवेलेबल। मतलब इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन बर्फ़ से ढकी हुई, जबकि अभी उतना स्नोफॉल हुआ भी नहीं है, तो वी हैव अनदर लोकेशन कमिंग अप। तो खैर इसको कंक्लूड कर ही लेंगे। तो मैं छोटे 3 सवाल पूछ लूँगा आपसे फिर भाई। एक मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपके पास आपकी कंपनी में एग्रीकल्चरल एलिमेंट्स भी हैं, एजुकेशन भी है, टूरिज़म भी है, कमर्शियल व्हीकल्स का भी एलिमेंट है ना, तो अगर कभी मौका मिला कि आपको सिर्फ इनमें से एक के मुतालिक ज़्यादा सोचना पड़ेगा और बाकियों से थोड़ा बाकियों को देना पड़ेगा काम, तो आप किसको मेरा रुझान एडवेंचर टूरिज्म से ज़्यादा है, क्योंकि वी आर मेनली डीलिंग विद यूथ, तो ये यंग पॉपुलेशन है। और आजकल सब लोग काम में बिजी है, सबको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, घर का, काम का। तो ये जो एक फील्ड है, ये आपको इस सब से बाहर लेके जाता है और आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है अबाउट नेचर, वर्ल्ड। मतलब कैसे, मतलब चाहे आप इंडिया में देखो, इंडिया से बाहर देखो, तो एडवेंचर टूरिज़्म जो है ये एक अलग जर्नी पे आपको लेके जाता है। तो मेरा ज़्यादा रुझान उसी में है। ये गुलमर्ग जो आपने कहा वो सैचुरेटेड मार्केट है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है दलपथरी, दूसरा है सोनमर्ग। अगर 2 में से चूज एक को करना पड़े आपके लिए, आप किसको चूज नहीं, वो आसान बात नहीं है, क्योंकि सोनमर्ग जो है, सोनमर्ग इज कमिंग एज अ बिग विंटर डेस्टिनेशन। इट विल बी इन पैरेलल विद गुलमर्ग अगले 5-8 सालों में। वो जो दौलतपथरी है, दौलतपथरी समर डेस्टिनेशन की, अगर जैसे मोबिलिटी बढ़ेगी, हम वहाँ एवेन्यूज़ देंगे, तो दौलतपथरी विल compete other destinations like पहलगाम in a big way,
क्योंकि पहलगाम भी बहुत पॉपुलेटेड हो गया है। तो दौद पथरी कैन बी अ पैरेलल कॉम्पिटिशन टू पहलगाम। मतलब इतनी, और दौद पथरी से एक रास्ता जाता है जो आपका यूसमर्ग तक कनेक्ट होता है। तो वी कैन हैव ऑफ रोड जर्नीज फ्रॉम दौद पथरी टू यूसमर्ग एंड बैक। तो अभी तो काफ़ी कुछ है, मतलब इस फील्ड में अभी जो हुआ है दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, आखिर में पूछूंगा मैं आपसे, अगर कभी आपके वालिद साहब ने आपको कहा, मैं इमेजिन सिचुएशंस, कभी उन्होंने कहा कि थोड़ा 6 महीने का 1 साल का छुट्टी ले लो और कहीं पढ़ने जाओ, आप कहाँ जाएंगे? मैं आई वुड लाइक टू गो टू इंग्लैंड। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाई की है उस टाइम, तो मैं चाहूँगा आई वुड स्पेंड सम टाइम देयर। और मैं आपको बोलूँ, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दैट वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स। तो वो तो हमेशा ही लंदन हैज़ बीन माई ड्रीम डेस्टिनेशन ऑलवेज। तो आई वुड से लंदन। तो फिर साहब, सो नाइस ऑफ यू कि आपने इतना टाइम हमको दे दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, कुछ ऐसी बातें जो महज बिजनेस नहीं है, बिजनेस का विजडम है और बिजनेस का टारगेट कैसे होता है और हाउ वी अचीव दोस टारगेट्स। सो हम आपके बहुत ही मशकूर हैं और आने वाले दिनों में कोई और बहाना ढूंढ ही लेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।